हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको लैंगिक जनन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने लैंगिक जनन को विस्तार पूर्वक देखा था, जिसके अंतर्गत हम लोग लैंगिक जनन की विभिन्न विधियों को पढ़ा। आज देखने वाले हम हैं लैंगिक जनन। वैसे तो लैंगिक जनन और लैंगिक जनन की परिभाषा मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। दोनों में अंतर भी बहुत कुछ समझा चुका हूँ। पहले परिभाषा इसका लेते हैं लैंगिक जनन का, उसके बाद उस परिभाषा को समझाने के लिए मैं कुछ बोर्ड पे जो दर्शाऊंगा उसे ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे तो आपको बस दोबारा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी कि लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, देखते हैं लैंगिक जनन, जैसा कि नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए पहले परिभाषा इसको समझें। वैसा जनन जिसमें दो युग्मकों का मिलन, संयोग या संलयन हो और उसके परिणाम स्वरूप नए जीव की उत्पत्ति हो, ऐसा ही बोल सकते हैं। वैसा जनन जिसमें दो युग्मक, एक नर एक मादा, युग्मक संलयन होगा, आपस में मिलेगा, फिर जाके तब नई संतति का निर्माण होगा। तो कैसे डायरेक्ट नहीं होता, बहुत सारी प्रक्रिया के दौरान उसको गुजरना पड़ता है। उसके बाद एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में भी, है ना। जो भी बाइसेक्सुअल प्लांट होगा, बाइसेक्सुअल जो द्विलिंगी फूल होंगे, उसमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो अभी हम जो परिभाषा इसको देखें, अब परिभाषा क्या है, इसमें मुख्य रूप से दो युग्मक का मिलन होता है, तब जाके इसमें, है ना, नए बेबी का निर्माण होता है। तो देखिए परिभाषा आती है, दो युग्मक क्या होता है, पहले इसको समझिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप ध्यान से इसको देखिएगा, ये जो है मेल है, मेल को यहाँ पे इंग्लिश में आप हिंदी में नर बोलते हैं। सिंबल में, बायोलॉजिकल सिंबल में जो है इसको इस तरह से लिखा जाता है। और यहाँ पे मादा है, यहाँ पे फीमेल अगर हम देते हैं, है ना, तो इसको हम मादा बोलेंगे। और इसका सिंबल जो है आप इस तरह से देते हैं। ठीक है, तो ये बोलिए, हिंदी ये हो गया, इंग्लिश हो गया, बायोलॉजिकल ये सिंबल में ये हो गया। चलिए ठीक है। अब ये क्या करता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या अगर पूछ दे, इसमें कितना गुणसूत्र, एक पुरुष में एक महिला में कितना होगा, तो 46 गुणसूत्र क्या होता है, दोनों में होता है। इसमें भी क्या होगा 46, इसमें भी क्या होगा 46, क्या होगा क्रोमोसोम। 46 क्या होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से कितनी, क्रोमोसोम में गुणसूत्र याद रखिएगा। इसमें भी 46 गुणसूत्र होता है, इसमें भी 46 गुणसूत्र होता है। और गुणसूत्र में दो वैरायटी है, एक्स और वाई। अगर डबल एक्स हो गया तो मादा, और एक्स वाई हो गया, दो ढंग का होता है, दोनों को मिल जाएगा तो वो हो गया नर। और उसमें भी अल्लोसोम और ऑटोसोम। ठीक है, ऑटोसोम जो होता है 44 होता है, और दो होता है एक्स वाई, जो उसको कहते हैं अल्लोसोम बोलते हैं। एक ऑटोसोम, अल्लोसोम। तो इसके बारे में डिटेल से हम महाराजन पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे, कौन होता है अल्लोसोम, कौन होता है ऑटोसोम, है ना। लिंक क्रोमोसोम और लिंक क्रोमोसोम हिंदी भी होता है, तो सब बातें आपको बताएंगे। तो चलिए आगे। तो ये मेल जो है, मेल में क्या है 46 गुणसूत्र है, इसमें भी क्या फीमेल में कितना है 46 गुणसूत्र है। लेकिन जैसे इसमें, जैसे क्या होगी, इससे जो जब ये युवा होता है, मेल जब युवा 18 से क्या कहते हैं यौवनारंभ, इसमें पुबर्टी आती है, जवानी अवस्था आती है, 14 से 12, 13, 14 साल में लड़का में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनना शुरू होता है। इसमें क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा। ठीक है, इसके टेस्टिस में शुक्राणु बनेगा, जिसको हम मानव जन्म में डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ मौके अभी बता रहा हूँ। ये मेल से आगे क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा। मेल में क्या बनेगा, शुक्राणु, जिसको बोलते हैं स्पर्म अंग्रेजी में। अब ये शुक्राणु जो है इसको क्या बोलते हैं, और या इसको क्या, इसी शुक्राणु को, है ना, इसी को यहां लिखता हूं, इसी को हम क्या बोलते हैं, नर युग्मक। क्या बोलते हैं इसको, नर युग्मक मीन्स क्या, मेल
गैमीट कहेंगे, शुक्राणु बना, और शुक्राणु में गुणसूत्र संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ 46 है और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 23 होगा। गुणसूत्र कितनी हो जाएगी इसकी, 23 क्रोमोसोम हो जाएगा। माने गुणसूत्र, क्रोमोसोम मीन्स गुणसूत्र, याद रखिए, तो 23 गुणसूत्र हो जाएगा। कैसे होता है 23, यहाँ पे था, इसमें 46 था, शुक्राणु उसमें जो है कैसे 23 हो गया, तो यहाँ पे मियोसिस क्रिया होती है, मियोसिस डिवीजन होती है, माना अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही नर में जो है शुक्राणु का निर्माण होता है, तो गुणसूत्र संख्या उसकी क्या होती है, आधी हो जाती है, क्योंकि ये युग्मक। अब यहाँ पे सवाल देखिए एक एक करके, यहाँ पे शुक्राणु में गुणसूत्र संख्या कितनी हो गई, 23। नर युग्मक कितनी हो गई, युग्मक कितनी होती है, 23, चाहे मादा युग्मक हो या नर युग्मक हो, उसमें 23 ही गुणसूत्र होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी क्या हुआ, देखो आगे इसमें भी होगा प्रक्रिया, तो वही मेयोसिस क्रिया इसमें भी होगी, तो यहाँ भी क्या अंडा बनेगा। तो चलते हैं देखते हैं, यहाँ पर है, अब फीमेल यहाँ है, तो इसमें जो होगी, इसमें भी क्या होगी, इसमें भी क्या होगी, यही विभाजन होगी, और इसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा, इसमें अंडा बनेगा। एग है ना, ओवा भी बोलते, ओवम बोलेंगे इसको। अब ये बनेगा किस क्रिया दौरान, मियोसिस इसमें भी होगा, और यहाँ पे अंडा बन जाएगा, और अंडा बन जाएगा तो इसी को क्या बोलेंगे हम, मादा युग्मक। इसी को क्या बोलेंगे हम, मादा युग्मक, जिसको कहते हैं फीमेल गेमिट, फीमेल गेमिट। अब ये हो गया, अब फीमेल गेमिट हो गया, यहाँ मेल गेमिट है, मीन्स क्या, नर युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, यही दोनों का मिलन होगा आगे। ये आपका शुक्राणु हो गया, शुक्राणु यहाँ हो गया, ये अंडाणु है। ठीक है, ये क्या हो गया, अंडाणु है, ये अंडाणु हो गया। अब ये दोनों क्या करेगा, मिलेगा, मिलन करेगा, क्रॉस करेगा, और कहाँ करता है, डिटेल से माना जन्म आएगा, जो फिलोपियन ट्यूब, जो ओविडक्ट है, अंडवाहिनी है, सब एक ही नाम है, उसमें जाके ये क्या करता है, मिलन करता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन करता है, निषेचन जिसको बोलते हैं। और अंडवाहिनी में क्या, इस्थमस एक संकीर्ण पथ है, वहां पे जाके करता है। तो पूरा डिटेल्स फिगर में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगी जब हम मानव जनन को पढ़ेंगे तब। तो अभी क्या, शुक्राणु, ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है, अब ये दोनों का क्या होगा, मिलन होगा। तो मिलने के फलस्वरूप जो है आगे क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। क्या बनेगा, जायगोट का निर्माण होगा, जायगोट, जिसको बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, तो यहाँ शुक्राणु क्या हो, जैसे नर युग्मक ये हो गया, ये अंड है, मादा युग्मक हो गया। अब दोनों को क्या हुआ, दोनों मिला आपस में, मिलने के बाद क्या, मैंने फर्टिलाइजेशन किया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे निषेचन किया। क्या किया, यहाँ पे निषेचन, फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं। तो निषेचन किया दोनों में, जब कहाँ पे किया बता ही दिया। और दोनों निषेचन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इसके परिणाम स्वरूप मैंने निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ पे जायगोट बना, युग्मनज बना। अब क्या हुआ, युग्मनज फिर से क्या हो गया, युग्मनज में क्रोमोसोम की संख्या फिर कितने हो गई, 46 क्रोमोसोम हो गई। क्यों हो गया ऐसा, कौन डिवीजन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो था ना, मेल था, 46 था, तो उसका शुक्राणु निकला, उससे बना तो हो गया अर्धसूत्री विभाजन। जब इसमें हुआ तो आधा गुणसूत्र हो गया। फिर उसके बाद आगे, इसका मतलब शुक्राणु है, इसमें गुणसूत्र आधा है, अब आधा इसका, 23 इसका मिला, और 23 इसमें भी है, दोनों मिलके क्या हो गया, एक हो गया, एक युग्मनज बना दिया। इसका 23 यहाँ, 23 यहाँ, माना युग्मनज, युग्मनज। अब यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ से इम्ब्रायो, इम्ब्रायो बनेगा, जिसको हम भ्रूण बोलते हैं। अब गुणसूत्र क्या हो गया, यहाँ पे 46 हो गए। क्यों, क्योंकि माता का भी लक्षण है और पिता का भी लक्षण है, दोनों 23 गुणसूत्र देके इसको 46 कर दिया। अब ये गुण जायगोट बनेगा, यहाँ जायगोट जो है, अब जायगोट आगे बनेगा तो भ्रूण बनेगा, है ना। तो भ्रूण बनने से पहले जैसे जायगोट बनता है, बड़ी लंबी कहानी इसकी है, यहाँ पहुंचने में काफी समय लगता है, इसके बीच में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना, गेस्टुला, ब्लोस्टुला, मोरुला, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, जाके ये इम्प्लांटेशन होगा, तब इसका डेवलपमेंट होगा, गेस्टुलेशन होगी, बहुत सारी प्रक्रिया है जो कि एक एक करके जब हम माना जब स्टार्ट करेंगे
तो पूरा इसी तरह के खाका बना देंगे और उसको कहेंगे 15 दिन में पूरा होगा ये, ठीक है, या 10 दिन जो भी लगेगा उसको पूरा 15 दिन तो लग ही जाएगा पूरा टॉपिक करने में, ठीक है। तो उसको मैं आपको उस दिन जब पहला डे होगा उसी दिन मैं आपको पूरा खाका तैयार कर दूंगा। तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, ये जायगोट बना, जायगोट कितना गुणसूत्र हो गया। अब सवाल यहाँ आता है युग्मनज, युग्मनज में कितना गुणसूत्र 46, पहले ऐसा आ गया, मीन्स युग्मनज यहाँ पे लड़का होगा या लड़की होगी, कोई एक ही होगा, लड़का हो या लड़की हो। आगे जब बनेगा डेवलपमेंट भ्रूण, भ्रूण से क्या बनेगा फिर न्यू बॉर्न बेबी, जब गर्भ में होता है भ्रूण से एम्ब्रायो से बनता है फीटस, फीटस से फिर न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उसकी प्रक्रिया है। यहीं से क्या एम्ब्रायो बनेगा, अब ये क्या करेगा, डेवलप करेगा, विकास करेगा, है ना। एम्ब्रायो क्या हुआ, विकास करके विकास करेगा, क्या बनेगा, विकास करेगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या, एक जीव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये विकास करके क्या बन जाएगा, एक जीव बन जाएगा डेवलपमेंट करते करते। अब ये परिभाषा आप समझ गए होंगे, क्या कह रहा है, वैसा जन जिसमें दो युग्मकों का मिलन या संयोग हो और उसके परिणाम स्वरूप नए जीव की उत्पत्ति यहाँ हो, जैसे जीव बन गया नया, ये आपकी क्या हुई, लैंगिक जनन की परिभाषा हुई, और साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे यह जो है बदलाव हो रहा है, कैसे चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि ये जीव अब आगे क्या होता है ना। एक एक चीज को समझिए, फिर दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते विश्वास के साथ और समय देके A to Z सब बातों को सुनिए, समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, मैं आगे बताता हूं, ठीक है। वृद्धि करके परिपक्व हो जाएगा, तब यह कहलाएगा, तब जंतुओं में यह अवस्था, तब जंतुओं में यह अवस्था किशोर अवस्था की परावस्था कहलाती है, एवं पौधों में यह अवस्था कायिक अवस्था कहलाती है, कायिक अवस्था कहलाती है। एनसीईआरटी में सारी बातें दर्शाई है, ध्यान से इसको देखिएगा। मैंने वहीं से शुरुआत किया, ये विकास करके थोड़ा डेवलप करके कोई जीव बनाया, बॉयज या गर्ल्स या मेल या फीमेल, जब और इसमें वृद्धि होती है ना, वृद्धि होती है, जब युवा अवस्था में पहुंचती है तो पहुंचते वो परिपक्व हो जाती है, चाहे फीमेल हो या मेल हो। जब परिपक्व हो जाती है तब तो वह अवस्था जो होती है जंतुओं में जो, या इंसानों की बात करते हैं, उसको बोलते हैं किशोर अवस्था की परावस्था, किशोर अवस्था की परावस्था ये कहलाती है। और जब पौधों में यही मैच्योरिटी आएगी, जो नए नए पौधों, नया पौधा बन सकता है एक पौधे से, जब उसमें मैच्योरिटी आएगी तब वह अवस्था कायिक अवस्था कहलाती है, परावस्था ये कह सकते हैं। अब इस परावस्था में जो अवस्था आती है, जो मैच्योर हो जाती है, इस अवस्था में और क्या क्या होती है, आइए उसको देखते हैं। और आगे एक लिंक नहीं तो तोड़ना है ना, क्या क्या होती है उसको हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यह परावस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है, जैसे मौसमी फल, आम, कटहल, सेब आदि। ये हो गया, इसको हम 1 नंबर मानते हैं। बी नंबर, वर्ष भर पुष्पीकरण, ये अरहुल में होगा, अरहुल में होगा। तीसरी बात, कुछ पुष्प असामान्य रूप से वृद्धि करते हैं, जैसे बांस 50 से 100 वर्ष में 50 से
100 वर्ष में एक बार पुष्पित होते हैं और काफी संख्या में पुष्पित होते हैं। ठीक है, जैसे में एक इसको मान लीजिए, बी में क्या करेंगे, नागपुष्प। नागपुष्प जो पहाड़ों पे पाया जाता है, नागपुष्प 36 वर्ष में एक बार पुष्पित होते हैं। अब आगे तीसरा, नीला कुरंजी बोलते हैं इसको। नीला कुरंजी 12 वर्ष में एक बार पुष्पित होते हैं। और इसमें एक स्पेशल बात है, नोट लिखे नीला कुरंजी के बारे में। 2006 की बात है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के सड़कों पर इतने ज़्यादा नीला कुरंजी हो गए थे, है ना, जो सेनानियों की, जो देखने वाले की भीड़ लग गई थी और उसे किरान से, है ना, हटकाना पड़ा था, जेसीबी से हटकाना पड़ा था, रास्ता साफ करना पड़ा था। तो 12 साल, चूंकि 12 साल में एक बार खिलता है पूरा पहाड़, है ना, नीला कुरंजी हो जाता है। तो आप ऑफलाइन रहता तो मैं आपको उसको वीडियो बना के दिखाता हूँ बच्चों को। देखो नीला कुरंजी पूरा छाया हुआ कैसे है। ठीक है, तो ये जो नीला कुरंजी है 12 वर्ष में एक बार पुष्पित होता है। और नोट की बातें मैं आपको बता दिया। अब इसको मैं नोट कर देता हूँ। 2006 के सितंबर से अक्टूबर के बीच केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे फूलों का कालीन सा बिछा दिखाई दिया था। अब इसके आगे एक छोटी सी टॉपिक और है, पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक, मैं उसको बता दूं। अब आगे देखते हैं मोनोकार्पिक वैसे पौधे जिसके जीवन में सिर्फ एक बार ही फूल खिलते हैं। एग्जाम्पल में बांस हो गया, उगैब हो गया, गाजर हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया आदि। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि केवल एक बार पूरे जीवन में केवल एक बार ही फूल खिलता है, उसके बाद ये नहीं होता है। अब यहाँ चावल, गेहूं और गाजर की बात करते हैं, है ना, तो अब जमे करते हैं 50 से 100 वर्ष में एक बार फूल खिलेगा। चलो ये बात हो गई। उगे में भी इसी तरह का होता है। अब गाजर, चावल की बात करते हैं तो गेहूं का पौधा जो हम एक बार रोपते हैं तो वो जब बड़ा होता है, फूल आता है, उसके बाद फल आता है, फिर कट जाता है, फिर उस पौधे को तो नहीं रोकते हैं, अगला फिर नए पौधे फिर से गेहूं रोपते हैं, फिर वो होता है। तो बस एक ही बार में ये सब चीज होता है। ये इसको कहेंगे हम मोनोकार्पिक, है ना। होता है वो होता है पॉलीकार्पिक। ये क्या हो गया, वैसे पौधे जिसके जीवन में अनेकों बार पुष्प खिलते हैं।
खिलते हैं, जैसे देखिए सेब, आम हो गया, नारंगी हो गया, है ना, आदि बहुत सारे चीजें होंगी जो कि ये पॉलीकार्पिक हुआ। देखो आम का पेड़ है, एक ही पेड़ में कई बार, है ना, मंजर रिपीट होता है, साल 2 साल में रिपीट होते रहता है। सेब में भी वही आता है, नारंगी वही होता है। तो ये हो गया पॉलीकार्पिक। और मोनोकार्पिक हो गया जो एक बार, मोनो मैंने एक होता है। सब बातें चर्चा एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन को हम आगे और विस्तार पूर्वक थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसको नोट करें, उसके आगे बताता हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक जीव को, फिर हम ऑर्गेनिज्म, फिर इसकी बंटवारा करते हैं। जीव जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है प्राइमेट, यहाँ क्या होगा, नॉन प्राइमेट। प्राइमेट में आ जाएगा बंदर, लंगूर, मानव, है ना। और यहाँ नॉन प्राइमेट जो हो गया, ये कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी। ये क्या हो गया, नॉन प्राइमेट। कौन से साइकिल होते हैं, इसमें जो होते हैं मासिक चक्र होता है। मासिक चक्र होता है, इसको होते हैं मेंसुरेशन साइकिल, है ना। और इसको बोलते हैं हम इसमें जो है, इस सब में जो क्या होगा, मध्य चक्र होगा। मध्य चक्र होगा, जिसको बोलते हैं ओस्ट्रल साइकिल। अब ये दोनों ये अंतर भी होता है, आप अंतर भी देखिए इसमें। सबसे पहला इसमें आता है 2, शॉर्ट में इसको MC बोलेंगे, 2 MC में 4 हफ्तों का, 2 MC में 4 हफ्तों का कालांतर होता है। इसमें कुछ महीनों से लेकर 1 वर्ष तक का होता है। आप इसकी देख लीजिए, एक पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, इसमें रक्त का श्रवण होता है, मैंने इसमें रक्त निकलता है। महिलाओं में, बंदरों में जो है ना, मासिक चक्र जो होता है, जो मानव जनन के चैप्टर में पढ़े डिटेल से, वहां पर देखेंगे। तो इसमें रक्त का श्रवण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें रक्त का श्रवण नहीं होता है। तीसरी बात है, देखिए, मादा में इस चक्र के दौरान संभोग करने की तीव्र इच्छा नहीं होती है। लेकिन यहां पर करेंगे, मादा में इस चक्र के दौरान अति तीव्र संभोग की इच्छा होती है। ये अंतर आप देख रहे हो, है ना। इसमें ये मासिक चक्र और ये मध्य चक्र में आपका अंतर भी हो रहा है, ठीक है। ये आपका अंतर भी हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, और भी इसमें अंतर आप देख सकते हैं कि इसमें जो ब्लड जो है, एंडोमेट्रियम जो अंतःस्तर है, वो टूट के गिर जाता है इसमें। और इसमें क्या होता है, टूट के नहीं गिरता है। इसमें क्या होता है, रक्त का क्षरण होता ही नहीं है, तो बाहर निकले कैसे। एंडोमेट्रियम इसमें भी है, एंडोमेट्रियम इसमें भी है, लेकिन इसका एंडोमेट्रियम क्या होगा, पीरियड के दौरान जो ब्लड बढ़ के वो बाहर निकल जाएगा। इसमें क्या होगा, पुनः वापस आके शरीर में चला जाता है, ठीक है।
तो ये एक अंतर ये भी हो गया, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। 4 अंतर हुआ किसमें, तो मासिक चक्र में और मल चक्र में। मीन्स अभी जीव को हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या हुआ, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ताकि आगे जब भी पढ़ोगे, जैसे एनसीईआरटी जैसे जैसे दिया हुआ है मैं वैसे वैसे बता रहा हूँ, है ना, टॉपिक को फिर आगे आप बढ़ाता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम आपको बताएंगे कि जैसे निषेचन जो हम लैंगिक जनन पढ़े हैं, तो एक होता है अपर अवस्था, बताएंगे ये कौन कौन अवस्था से लैंगिक जनन गुजरता है। तो लैंगिक जनन जो है कि अभी परिभाषा मैंने दिया था कि 2 युग्मकों का मिलन होता है, उसके परिणाम स्वरूप नए संतति का विकास होता है। तो मीन्स वहीं पे पहले निषेचन जो हुआ, यहाँ पर निषेचन के पहले कौन अवस्था होती है और निषेचन के बाद क्या अवस्था होती है, बस वही अवस्था को हम आगे देखने वाले हैं और उसके बाद एक एक अवस्था को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आने वाले जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, लैंगिक जनन की प्रवस्थाएं, जो स्टेज होगा, है ना, कि निषेचन के पहले के कौन कौन फेजेज हैं और निषेचन के बाद कौन कौन फेजेज हैं। तो मैंने तो बता दिया था कि पहले क्या होता है, युग्मक बनता है, उसके बाद क्या कहते हैं, निषेचन होता है इस युग्मक में, या फिर युग्मक के दौरान फिर जायगोट बनता है, बस यही है। लेकिन इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपस में फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।